मोतीलाल का जो AUM था आई थिंक 1300 करोड़ से 40,000 करोड़ पे लेके आए। आई थिंक व्हेन यू जॉइंड हियर आई थिंक $2 बिलियन से ऑलमोस्ट $10 बिलियन हो गया। सो वो माइंडसेट कैसे चलता है, बिकॉज उसकी ज़्यादा बात नहीं होती है। You're right that I have not been a fund manager or a trader myself, and I see myself as a जिसको बोलते हैं प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर। ऐसा एक मिसप्लेस नोशन होता है कि भाई प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो एंटरप्रेन्योर नहीं होते या नहीं हो सकते। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग इन द कंट्री टुडे। आपने कहीं लिखा था कि आई वांट टू बिकम अ CEO बाय 35 एंड एक्चुअली आपने वो अचीव किया। बहुत सारे यंग लोग जो होते हैं वो ऐसे काम करते हैं कि भाई जैसे कि मैं यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ, कंपनी किसी और की है। That may well be true. You may be doing a naukri and it may be somebody else's company. But what stops you from acting like it is my own company? आपके डैड when he passed away, he left you some shares. I think Reliance, Hero Moto. Yeah, with my mother, yes. Yes. वहाँ से आपका एक mindset develop हुआ कि long term compounding इसको बोलते हैं। But I have seen, मेरे को पता है कि few thousand rupees can become crores. That portfolio has fulfilled lot of requirements and some part of the portfolio is still there. And it is still in crores. In the market, money is not made just because of some new idea which you know and the others don't know. ऐसा बहुत कम बार होता है। The difference always comes in your time horizon or your quality of execution. जब आँखों में अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या और आसान क्या, जो ठान लिया वो ठान लिया। तो आज के जो मेरे गेस्ट हैं उनकी प्रोफाइल ऐसी ही कुछ है। He became CEO at the age of 35. तो आशीष जी, वेलकम टू द शो वॉक द टॉक विद सौरभ सिसोदिया। बिफोर आई स्टार्ट द कॉन्वर्जेशन, मुझे ये बहुत एक इंस्पायरिंग फैक्ट लगता है कि आपने कहीं लिखा था कि आई वांट टू बिकम अ CEO बाय 35 एंड एक्चुअली आपने वो अचीव किया। सो इस माइंडसेट के बारे में बताइए एंड हाउ व्हाई डिड यू थिंक ये पॉसिबल था? नहीं, एक्चुअली इसके पीछे कोई ऐसा कोई साइंटिफिक रीज़न या लॉजिकल रीजनिंग एक्चुअली है नहीं, राइट? क्योंकि जब मैं कॉलेज से निकला लेट 90s में, तो जहाँ पे मुझे एज अ ट्रेनी जहाँ पे मुझे रिक्रूट किया गया और जहाँ पे मेरी प्लेसमेंट हुई, तो वहाँ पे जो CEO थे, ही हैड बिकम CEO ऑफ दैट कंपनी एट 32। ओके, एंड फिर जो मेरे बॉस थे जिन्होंने मुझे कैंपस से हायर किया था, ही बिकेम CEO ऑफ दैट कंपनी एट 34। तो किसी ऐसा कोई साइंस नहीं है, किसी अजीब मतलब आप तब ऐसा बोल सकते हैं बिना सिर पैर की बात है, मतलब कोई लॉजिक नहीं है इसमें। बट आई यूज टू थिंक दैट कि भाई इवन आई शुड ट्राई टू अचीव अ सर्टन पोजिशन एट बाय अ सर्टन पॉइंट इन टाइम। सो आई यूज टू थिंक कि भाई ठीक है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा मुझे, तो आई शुड बिकम अ CEO बाय 36। सो लाइक यू राइटली सेड, आई वॉज मे बी 36 35 पॉइंट समथिंग व्हेन आई बिकेम अ CEO एक्चुअली। अमेजिंग। एंड आशीष जी, आपकी प्रोफाइल में देखता हूँ तो मुझे मेरे से काफ़ी सिमिलरिटी लगती है, नॉट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन बैकग्राउंड कि आपने इंजीनियरिंग की है, देन यू मूव्ड इनटू फाइनेंस। जी। सो आई वांट टू नो कि आप इससे आपको क्या एडवांटेज लगा कि इंजीनियरिंग प्लस फाइनेंस करने से, बिकॉज यू हैव बीन एन एंटरप्रेन्योर लाइक। जी। तो व्हाट डू यू थिंक जो माइंडसेट है इससे कुछ चेंज हुआ कि इफ़ यू आर डन ओनली फाइनेंस तो माइंडसेट अलग होता? नहीं, बहुत अंतर पड़ता है। देखिए क्या होता है कि वो तो मजाक की बात है या जोक की बात है या अनफेयर क्रिटिसिज्म की बात है। जैसे एक बड़ी फेमस मूवी है थ्री इडियट्स, उसमें ऐसा बताया गया है ना कि भाई लोग ज़बरदस्ती इंजीनियर बन जाते हैं, पता नहीं क्या करना होता है, रॉन्ग लाइन में है, जिस चीज़ में दिल नहीं अपना वो भी काम कर रहे हैं, या वेस्टफुल एजुकेशन है या सीट वेस्ट कर रहे हैं, इस तरीके के, राइट। एंड दूसरा है, किसी ने एक बार कहीं पे लाइटर नोट पे मैंने ऐसा भी मीम देखा है, कहीं पे किसी ने जोक किया था कि भाई इंडिया में लड़के पहले इंजीनियर बनते हैं फिर डिसाइड करते हैं उनको करना क्या है। तो ऐसा बहुत कुछ है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि भाई कोई भी एजुकेशन आपकी वेस्ट नहीं जाती है। क्योंकि देखिए, जैसे अगर आप इन्वेस्टिंग की दुनिया में आते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस पीपल इज़ मिस्टर चार्ली मंजर, राइट। मिस्टर चार्ली मंजर का क्या फेमस एक कोटेशन था कि भाई टू अंडरस्टैंड टू अंडरस्टैंड बिजनेस, टू अंडरस्टैंड इन्वेस्टिंग, वो क्या बोलते हैं कि भाई यू नीड ए लैटिस वर्क ऑफ मेंटल मॉडल्स। लैटिस वर्क मतलब जिसको आप चटाई बोलते हैं, राइट। एंड मेंटल मॉडल्स के भाई अलग अलग तरीके के फ्रेमवर्क्स ओवरलैप करेंगे आप। अगर आपको इन्वेस्टिंग समझना है तो आपको बायोलॉजी, थियोरी ऑफ एवोल्यूशन, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ये सब समझ में आएगा, तब आप, जैसे स्पोर्ट्स फॉर एग्जांपल, राइट। सो इनफैक्ट मैंने देखा है कि भाई
इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद जब मैंने फाइनेंस पढ़ा, तो आज भी मैं देखता हूँ कि फाइनेंस के कई सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो केवल नंबर्स और फाइनेंस और गणित के बारे में आप सोचेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा उतनी आसानी से। लेकिन फाइनेंस के कई सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो अगर आप फिजिक्स समझते हैं या थियरी ऑफ एवोल्यूशन समझते हैं, केमिस्ट्री समझते हैं, तो आप इसको बेटर समझ सकते हैं। मैं आपको इसी का लिए एक या दो ही उदाहरण देता हूँ। जैसे आपको पता है कि जैसे फाइनेंस में ऐसा कैपिटल मार्केट्स में ऐसा बताते हैं कि भाई जब ब्याज दर गिरते हैं तो बॉन्ड्स के दाम बढ़ते हैं, राइट। व्हेन इंटरेस्ट रेट्स गो डाउन बॉन्ड प्राइसेस विल गो अप। और दूसरा साथ ही साथ इसमें यह भी ज़रूरी है कि भाई जब ब्याज दर गिरते हैं तो बॉन्ड्स की प्राइस तो अप्रिशिएट होती है, लेकिन जितने लंबे मैच्योरिटी के बॉन्ड्स हैं उतनी ज़्यादा उसकी प्राइस अप्रिशिएट होगी। अब कई बार लोगों को ये अगर समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों होता है या याद नहीं रहता है, तो ये इसका सही सही प्रमाण आपको फिजिक्स में मिलता है। इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ लीवरेज। प्रिंसिपल ऑफ लीवरेज कैसे कि भाई कहीं भी आप दरवाज़ा देखिए तो दरवाजे के एक तरफ तो हिंजेस होते हैं और दूसरे एंड पे दरवाजे का हैंडल होता है। तो भाई हिंजेस जहाँ पे है, दरवाजे का हैंडल बिल्कुल एंड में क्यों होता है? वहाँ से दरवाजे का हैंडल सेंटर में क्यों नहीं होता है? क्योंकि जहाँ पे हिंजेस हैं उसे जितना दूर हैंडल होगा ना, उतनी आसानी से आप डोर खोलेंगे, उतने कम प्रेशर से या कम फोर्स से आप, तो लीस्ट प्रेशर मैक्सिमम लीवरेज, लीस्ट फोर्स मैक्सिमम लीवरेज, राइट। वो प्रिंसिपल है। तो सेम लॉजिक है कि भाई जब ब्याज दर बढ़ते हैं तो बॉन्ड के दाम गिरेंगे, तो जितना कम मैच्योरिटी रखोगे उतना कम गिरेंगे, और ब्याज दर गिरेंगे तो बॉन्ड के दाम बढ़ेंगे। तब आप चाहते हैं कि भाई जितना लंबा मैच्योरिटी रखो तो अपने को उतना ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा। सो दैट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ लीवरेज। फिर जैसे मैं कई बार लोगों को समझाता हूँ, जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग में आमतौर पर लोग बोलते हैं एसेट एलोकेशन करना चाहिए। अब सीधा सीधा गणित के तौर पे लोगों को एसेट एलोकेशन नहीं समझ में आता है, लेकिन अगर जिसने केमिस्ट्री पढ़ी है उसको एसेट एलोकेशन और आसानी से समझ में आएगा। तो एजुकेशन कोई भी वेस्ट नहीं होता है। इनफैक्ट जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, जैसे आप रीडिंग करते हो, आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, आप ज़्यादा चीज़ों को कनेक्ट कर पाते हो। काफ़ी अच्छा पर्सपेक्टिव है। इनफैक्ट लाइक आई फील कि इंजीनियरिंग एक्चुअली आपका माइंडसेट अच्छे से और शेप करता है। इफ़ यू डायरेक्टली इंजीनियरिंग के बाद आप फाइनेंस में जाते हो तो काफ़ी चीज़ें आपको और बेटर समझ में आती है। एब्सोल्युटली। आशीष जी, आपका करियर काफ़ी अच्छा रहा है। लाइक यू स्टार्टेड विद ICICI, देन मोतीलाल में गए एंड देन अब वाइट ओक में। आई वांट टू नो कि हर जगह पे आपने लाइक ऐसा क्या सीखा, बिकॉज यू वर द फोर फ्रंट, लाइक आप यू एक्चुअली हेल्प देम स्केल अप। जी। सो आई वांट टू नो हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंट एंड दैट हैज बेसिकली इवेंचुअली शेप्ड यू एज अ पर्सन टुडे। सी एक्चुअली जैसे हर जगह पे ना अपने बॉसेस का काफ़ी योगदान रहा है। जो लीडर्स हैं, बॉसेस हैं, आई बीन वेरी लकी विथ leaders and bosses. I always worked with people who are today very successful, Yes. and who have taught me, not just taught me work, but taught me perspective, taught me right attitude, taught me how to how to conduct and how to think. जैसे जो मेरे सबसे फर्स्ट बॉस थे, उनका योगदान सबसे बड़ा ये था कि ही टॉट मी हाउ टू थिंक बिग, राइट। फिर जैसे मैं मोतीलाल ओसवाल में काम करता था, तो रामदेव जी से मैंने सीखा कि भाई जब कंपाउंडिंग वगैरह लोग बोलते हैं लेकिन उसका गणित नहीं समझ में आता है लोगों को। सो मेनी थिंग्स, जैसे वन ऑफ माई बॉसेस ऑलवेज टोल्ड मी दैट, जैसे हम बोलते हैं कि भाई हम लोग लीडर हैं, तो जैसे मुझे ऐसा सिखाया गया था कि भाई द बेस्ट फॉर्म ऑफ लीडरशिप इज़ डेमोन्स्ट्रेशन। Yes. राइट, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ लीडरशिप। मतलब कई बार क्या होता है, लोग बॉसेस जो होते हैं, लीडर्स जो होते हैं, जो बैक सीट ड्राइविंग करते हैं उसको लीडर नहीं बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ना लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, Yes. राइट। So demonstration is the best form of leadership. That is what I've learned. Then say for example, so if I tell you sequentially, जैसे मैं ICICI में था, तो ICICI obviously that लोगों के roles change करते हैं, exposure देते हैं, young लोगों के ऊपर bet करते हैं. So they give exposure and they are not at all worried about trying out or giving opportunity to young people. So उसका सबसे ज़्यादा योगदान है. देन जैसे मैंने आपको बताया, व्हेन आई वर्कड इन मोतीलाल ओसवाल, सो काफ़ी सारे इक्विटी के बारे में, स्टॉक मार्केट्स, इक्विटी, द थॉट प्रोसेस, इन्वेस्टिंग, लॉट ऑफ दोज थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम देयर, फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द पीपल। जैसे कई बार मुझे एक बार पहले किसी ने ऐसा बताया था कि भाई किताबें पढ़ के आप बिजनेस नहीं चला सकते हो, राइट। लेकिन जब मैं मोतीलाल ओसवाल में काम करता था तो मोतीलाल जी, रामदेव जी, देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीडिंग कल्चर। मेरे ख्याल में जो मेरे दोनों बॉसेस थे, मोतीलाल जी, रामदेव जी, मेरे ख्याल में दे मस्ट बी रीडिंग 1 book per week,
इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मे बी कभी बिजी होते होंगे तो 1 बुक इन अ फोर्टनाइट पढ़ते होंगे, बट महीने में 2 से 3 बुक तो ज़रूर मेरे ख्याल में अभी भी पढ़ते हैं, राइट? तो इतनी सारी आप रीडिंग करते हैं, उससे आपको कितना पर्सपेक्टिव मिलता है। जैसे मैंने ज्वाइन किया तो फर्स्ट डे पे दोनों ने मुझे एक एक बुक दिया था। Okay. One book was on strategy, and the other book was on sales and marketing. So then last 5 years I've been working with White Oak. So here I work with Prashant ji. Prashant Khimka is my boss. So जैसे process orientation, objectivity, data centricity, attention to detail. So there are many things which one learns from the organizations, and more importantly from the leaders. And I always say I've been very lucky with the leaders that I worked with. अमेजिंग। आपने जैसे बताया कि जो तीनों लोगों से आपने जो सीखा है, और दैट इज़ ऑब्वियसली शेप्ड यू अप एज अ लीडर। सो आई वांट टू नो कि बिकॉज आप जब ये बिजनेस में होते हो, यू आर नॉट एज एन एम्प्लॉय, राइट? यू आर थिंकिंग एज अ लीडर। सो and leadership is something which is like you cannot teach someone leadership, like you observe and you learn. Yes. So how has ये कैसे shape up हुआ? जैसे अभी आप जो वाइट ओक में काम कर रहे हैं, like आपने ऑलरेडी आपका करियर रहा है, एंड जैसे आपने डेटा की बात की, मैं वाइट ओक की जो रिपोर्ट्स भी पढ़ता हूँ, like it's very data oriented, जो भी like जी। SIPs across the years कैसे होता है, जी। if you start invest before a bear market तो क्या होता है. So how, like what is your like vision here, like जैसे as a leader what is your vision, because you are not a fund manager, you are Correct. not a trader, you are basically someone who wants to scale the AUM, and आपने ऑलरेडी स्केल अप किया. आपने मोतीलाल का जो AUM था आई थिंक 1300 करोड़ से 40,000 करोड़ पे लेके आए. आई थिंक व्हेन यू जॉइंड हियर आई थिंक $2 बिलियन से ऑलमोस्ट $10 बिलियन हो गया. सो वो माइंडसेट कैसे चलता है, बिकॉज उसकी ज़्यादा बात नहीं होती है. सो मुझे उसके बारे में जानना है कि how what do you think, because see people you are already working are like the best in the business itself. जी। So आप कैसे सोचते हो, हाउ डू यू ब्रिंग योर व्यू पॉइंट कि यार अब हम ऐसा कुछ करेंगे एंड देन विल स्टैंड आउट? सो जैसे जस्ट वन क्लैरिफिकेशन, जैसे वाइट ओक में आई एम CEO फॉर डोमेस्टिक बिजनेस। तो डोमेस्टिक बिजनेस का हमारा, आप समझिए कि मैं शुरुआती तौर से ही यहाँ पे हूँ, तो पिछले साल में इट इज़ 4-5 साल में इट टच्ड अबाउट 4 बिलियन। सो डोमेस्टिक इज़ 4 बिलियन, Yes. जस्ट ओवर 4 बिलियन, ग्लोबल इज़ अबाउट 6 बिलियन. So now, see, you're right that I have not been a fund manager or a trader myself, and I see myself as a जिसको बोलते हैं professional entrepreneur, because I helped the founders to set up the business, or they scale the business, like you were kind enough to say. So see, ultimately you need a professionals also. ऐसा एक misplaced notion होता है कि भाई प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो एंटरप्रेन्योर नहीं होते या नहीं हो सकते हैं. इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग इन द कंट्री टुडे, राइट? सो कैन यू क्लैरिफाई प्रोफेशनल, लाइक एंटरप्रेन्योर, प्रोफेशनल? तो देखिए क्या होता है, हमारा ऐसा परसेप्शन है कि जितने एंटरप्रेन्योर होते हैं वो वही लोग होते हैं जो खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, राइट? लेकिन कंपनी में भी आप उनको बोले या नहीं बोले, आइडेंटिफाई करें या नहीं करें. जैसे कंपनी इज फाउंडेड, आवर कंपनी इज फाउंडेड बाय मिस्टर खेमका, Yes. right? He is obviously the entrepreneur, correct? But when he has set up a company, he needs, or he would like to have, or even if you ask me as a CEO, I would like to have colleagues who are not just professionals who come here at 9 o'clock and go home at 6 o'clock. Yes. We need people, we would love to have people who think like an entrepreneur. एंटरप्रेन्योर की केवल यही परिभाषा नहीं है कि भाई कैपिटल किसका लगा इसमें, राइट? जो कैपिटल लगाता है और जिसका आइडिया होता है, सबसे ऊपर तो फाउंडर एंटरप्रेन्योर वही होता है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है. Yes. लेकिन उसके बाद भी जो लोग एग्जीक्यूशन करते हैं वो केवल एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, 9 बजे आऊँगा, 6 बजे जाऊँगा, मैं किसी की नौकरी कर रहा हूँ, इस तरीके का माइंडसेट होगा तो वो कभी बियॉन्ड अ पॉइंट अपने रोल के आगे या कंपनी को स्केल करने में ज़्यादा योगदान नहीं दे पाएंगे. सो जो अपना कैपिटल लगाते हैं और जिसका आइडिया है वो तो फाउंडर एंटरप्रेन्योर है ही, बट द प्रोफेशनल्स हु वर्क, वी नीड सर्टन बंच ऑफ प्रोफेशनल्स हु हैव ए एंटरप्रेन्योरियल थॉट प्रोसेस, जो कंपनी के बिहाफ पे जब इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन करते हैं तो अपनी खुद की भी सोच लगाएं, उनकी खुद की भी भाई एक इंडस्ट्री के बारे में, लैंडस्केप के बारे में उनकी खुद की भी एक हाइपोथेसिस होनी चाहिए कि भाई यहाँ पे ये दरवाज़ा खुला है, इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे हमको मौका मिलेगा.
right? So when you say professional entrepreneur, is a entrepreneur only to the is an entrepreneur in every sense. It's just that it is not his capital Yes, yeah. which is on the line, right? But if you're implementing a business plan for someone, you have to be entrepreneurial and you have to be doubly careful because you are implementing for someone else. It's their capital, it's not your capital on the line. And when you're implementing that, how do you become a ESOP holder or a equity owner? Only if you contribute and if you act like a Yes. entrepreneur, right? I have to run. It's not my company, but I run it like it is my company. Yes. Only then I can add some value, right? अमेजिंग. एंड आपने कहा कि जैसे आपने लाइक ICICI में ये मैंने आपको क्यों क्लैरिफाई किया, बिकॉज बहुत सारे यंग लोग जो होते हैं वो ऐसे काम करते हैं कि भाई जैसे कि मैं यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ, कंपनी किसी और की है. दैट मे वेल बी ट्रू. You may be doing a naukri and it may be somebody else's company, but what stops you from acting like it is my own company? Yes. Correct? Is anybody preventing you from acting like it is your own company? So when you make a cost decision, when you make a product related decision, when you make a sales meeting, when you do a marketing related pitch, when you do any design any process, nothing prevents you from thinking like it is your own company. How would you always imagine how would I do it if it was my company? यस. That is the एंड way to ऐसे do ही it. बड़ी होती है कंपनी. लाइक आपने ऑलरेडी जैसे मोतीलाल को जो आपने स्केल किया, यहाँ पे भी आपने स्केल किया. इट हैज़ हैपेंड ओनली बिकॉज अगर अपन ये सोच के करते कि ये हमारी कंपनी है तभी Absolutely. वील डू एवरीथिंग. Yes. आशीष जी, आपने कहा कि आपने लाइक जो भी आपने स्टेंट्स किए उसमें आपने सीखा कि टू थिंक अबाउट कंपाउंडिंग. बट आई वाज रीडिंग समथिंग कि जब कंपाउंडिंग की बात है तो मेरे माइंड में आया कि आपके डैड व्हेन ही पास्ड अवे ही लेफ्ट यू सम शेयर्स, आई थिंक रिलायंस, हीरो मोटो. Yeah, but my mother, yes. यस. सो वहाँ से आपका एक माइंडसेट डेवलप हुआ कि लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग इसको किसको बोलना है? किसको बोलते हैं. सो क्वेश्चन ऑन दैट कि लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के ऊपर भी. एंड लाइक जैसे आपने बताया कि रामदेव जी का आपकी लाइफ में रोल था, विकास जी का था, आपके डैड का आपके लाइफ में क्या रोल था? So actually, unfortunately, ज़्यादा awareness या memories नहीं रहेगी because I was about 13 years old when my father passed away, between 12 and 13. तो क्या है कि काफ़ी सारे जो realizations है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि प्रत्यक्ष मेरी आंखों के सामने कुछ मुझे सीखने को मिला तब, right? Of course, because I missed a father figure. But in hindsight, there were certain things which one is able to relate or draw a pattern, right? क्योंकि ये तो ज़रूर मेरे को पता है कि जब when I was a kid and even after my dad passed away, देखिए क्या होता है कि ये सब डीमैट और डायरेक्ट क्रेडिट और ये सब तो अब हुआ है ना. पहले तो अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर होते थे ना तो आपको जैसे अगर आपने जिक्र किया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का या रेमंड, राइट? तो ये सब कंपनियां जो हैं इसके जैसे साल में कभी न कभी कोई कूपन्स आएंगे, डिस्काउंट कूपन्स आएंगे, एनुअल रिपोर्ट आएगी, साल में एक बार कभी 2 बार डिविडेंड का चेक आएगा अगर कोई स्पेशल डिविडेंड आ गया तो, राइट? तो इसकी वजह से क्या होता है कि समझोगे अगर आपके घर में किसी न किसी के पास अगर समझो 20-30 कंपनी के शेयर्स हैं ना, तो साल में आपके घर में 100 बार पोस्ट ऑफिस से कुछ ना कुछ आएगा. और वो फिर है ना एज अ चाइल्ड यू कैन सी कि भाई ये एक पर्टिकुलर पीरियड में पोस्टमैन आ रहा है, ये सब देखे जा रहा है एनवेलोप में, अपने को तो समझ में आता नहीं है लेकिन आपने देखा है कि भाई ये हो क्या रहा है यहाँ पे, करेक्ट? एंड देन इन हाइंडसाइट like you rightly said, my dad passed away in 1989, but I think late 90s, early 2000s. So my father used to work in State Bank. तो तब ऐसा होता है ना कि भाई जो वर्किंग मेंबर है वो नहीं रहा तो दिक्कतें हो जाती हैं बहुत फैमिली में. बट तभी उनका पॉलिसी होता था कि देन माई मदर गॉट ए कंपनसेटरी जॉब, सो देन शी जॉइंड द बैंक. Obviously, my father was a senior and qualified person. My mother was not as qualified, so she will not get the same job. She'll only get a clerical compensatory job. So थोड़ा समय मुश्किल था, लेकिन लेट 90s अर्ली 2000 में वाकई मेरी मदर को ये सब फाइल्स और शेयर्स मिलने लगे. एंड ऑब्वियसली क्योंकि इतने साल निकल गए थे, समझो कि अर्ली 80s में इन्वेस्टमेंट किया, जैसे ये हीरो मोटर्स है, हीरो होंडा, सीमेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लेट 70s में आया होगा, स्टेट बैंक का लिस्टिंग, फिर नेस्ले, राइट? ये सब जो कंपनीज हैं ये लेट 70s अर्ली 80s, तो बाय द टाइम समझो 20 साल निकल गए. तो ऑब्वियसली अगर आपको फाइल मिलता है फिर आप उसको डिमैट करवाते हो, फिर आपको समझ में आता है कि भाई इसकी तो वैल्यू ही कुछ हो गई है, राइट? सो आई हैव सीन इट. मतलब जैसे ये कई लोग बोलते हैं ना, आपको भी किसी ने व्हाट्सएप ईमेल में भेजा होगा 1980 में 10,000 का विप्रो लेते तो कितना 100 करोड़ हो जाता. तो ये क्या है कि लोगों को पता नहीं है, बिलीव नहीं होता है, बोले यार ये तो कहानियाँ हैं इनकी.
बट आई हैव सीन, मेरे को पता है कि फ्यू थाउजेंड रुपीज़ कैन बिकम क्रोर्स। मेरे घर में तो मैंने देखा है, लाइक मेरी मदर के पास आज भी उस पोर्टफोलियो का कोई ना कोई पार्ट तो ज़रूर ओके। होगा। अब तो मतलब 40 साल हो गए, बट उसमें से कोई ना कोई शेयर्स और कुछ ना कुछ पार्ट अभी भी मेरी मदर के पास वो पोर्टफोलियो है। उनकी लाइफ उन्होंने चलाई, मतलब कुछ घर में शादी हुई, खर्चे हुए, वो भी पैसा निकाला भी होगा, बट स्टिल शी स्टिल हैज़ अ पोर्टफोलियो, आई हैव सीन इट। पोर्टफोलियो ने सब कुछ टेक केयर कर लिया। काफ़ी ऑफ कोर्स, मतलब ठीक है, एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम माय सिस्टर स्टार्टेड अर्निंग, आई स्टार्टेड अर्निंग, तो चीज़ें कुछ इम्प्रूव हुई, बट यू आर राइट दैट दैट पोर्टफोलियो हैज़ फुलफिल्ड लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट्स एंड सम पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो इज स्टिल देयर and it is still in crores, ओके। and it तो would have started with few thousand rupees, that I can tell you, 35 to 40 years back. दैट्स एन अमेजिंग स्टोरी ऑफ कंपाउंडिंग। एंड जैसे आपने बोला कि किताबों में हम कंपाउंडिंग की बातें करते हैं, Hmm. सो डू यू थिंक दिस शेप्ड कि आपको स्टॉक मार्केट में आना है? बिकॉज आपने इंजीनियरिंग भी की थी एंड Yeah. आई एम नॉट श्योर कि आपने प्लान किया था कि मैं स्टॉक मार्केट में ही आऊँगा, बट हैज़ दिस जर्नी शेप्ड कि यार हाँ मुझे स्टॉक मार्केट से ही So it's a process of discovery. Actually क्या होता है कि जैसा मैंने आपको बताया कि ऑन अ लाइटर नोट, यू नो, लड़के इंजीनियर बन जाते हैं फिर सोचते हैं करना क्या है। हाँ तो जब मैं छोटा था तब तो डॉक्टरी करनी नहीं थी मेरे को, चार्टर्ड अकाउंटेंसी या कॉमर्स के साथ, मतलब मेरे फादर थे बैंक में, बट ऐसा फैमिली में ऐसा कोई डिस्कशन या वो नहीं था। फॉर सम ऑड रीज़न पहले से इंजीनियरिंग वाला ही थॉट प्रोसेस था। सो पढ़ते पढ़ते पढ़ा, फिर इनफैक्ट आई वर्कड इन अ फैक्ट्री, यू नो, जो ये पॉलीविनिल क्लोराइड पीवीसी की जो ओके। पीवीसी के दाने बनाते हैं ना, ग्रैन्युलर, ये कंपाउंडिंग करते दिस हैं वाज आफ्टर पीवीसी की। इंजीनियरिंग। आफ्टर इंजीनियरिंग आई यूज्ड टू वर्क इन अ फैक्ट्री, मशीन चलाते थे, केमिकल्स की कंपाउंडिंग करते थे, राइट। ज़्यादा नहीं, 1.5 साल काम किया, बट वो पूरा जो 4 साल इंजीनियरिंग की थी और जहाँ पे मैंने जॉब किया ना, तो उसमें मेरे को समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे मेरी क्रिएटिविटी या मेरा दिमाग, मतलब जो काम मुझे बोला गया है वो मैं कर रहा हूँ। जो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप वाली बात हुई ना, यस। जहाँ पे खुद का दिमाग लगाते हैं, आपके खुद के कुछ वर्ल्ड व्यूज़ या हाइपोथेसिस है। शायद यंग भी था मैं, 21 ईयर्स का था तभी जब नौकरी कर रहा था, लेकिन तब मुझे पता चल गया कि भाई आई एम नॉट सो गुड एट दिस, ये फुल लाइफ ये। और एक चीज़ ये भी हुआ कि भाई केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मैं यहाँ नौकरी कर रहा था, बट मेरे जितने भी क्लासमेट्स थे वो सारे के सारे यूएस में कोई ना कोई यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करने के लिए, उसके बाद पीएचडी करने के लिए, यू नो, सब बाहर चले गए। कोई यहाँ पे लिटरली बचा नहीं, एक आधा बचा था, वो भी बाद में चले गए। तो मेरे को, और मेरे पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं थे कि भाई मैं पूरा सब करके आई विल गो टू यूएस, सो आई हैड टू स्टे हियर। सो आई वॉज नॉट अ वेरी गुड इंजीनियर, एंड एनी पे मेरे जितने फ्रेंड्स थे उनके पास जो भी रिसोर्सेज थे वो तो सब अमेरिका चले गए, तो बचा मैं। सो देन आई, आफ्टर द फैक्ट्री का एक्सपोजर, देन माई सिस्टर एनकरेज में कि भाई तुम और पढ़ाई कर लो। देन आई वेंट इन टू बी स्कूल। बट जैसा आपने बोला ना, ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ कि डेलिबरेटली था या सोच के कोई पैटर्न था, क्योंकि जब मैं बी स्कूल में भी गया तो भाई जितने लोग केमिकल इंजीनियर हैं और एमबीए फाइनेंस करते हैं वो तो सब दे बिकम, यू नो, एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट यस। बैंकर, फंड मैनेजर और यू नो कॉर्पोरेट फाइनेंस, या मेरे पास भी जैसे कोई कंसल्टिंग के ऑफर्स थे। बट ऐसा पैटर्न नहीं है, क्योंकि मैं तो इंजीनियरिंग और एमबीए करने के बाद मैं गया तो सेल्स में था। एक्चुअली आई वाज इन सेल्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, आई वाज यस। नॉट अ पोर्टफोलियो मैनेजर, राइट। So I cannot say that there was a pattern. I can only say that there is a series of coincidences. And now after hindsight, I can say कि भाई वो series of coincidences में कोई decisions सही हुए होंगे शायद। बीइंग एट द राइट Then I प्लेस would एट have, द राइट टाइम। yeah, absolutely. Then I would have benefited out of it by, क्या होता है कि रास्ते में मोड़ आते हैं, यस। वो तो बाद में पता चलेगा ना आपने सही मोड़ लिया था कि नहीं लिया था। तो that's how it plays out. अमेजिंग आशीष जी। आशीष जी आपने बोला कि लाइक नाउ एज अ सीईओ आपको लाइक काफ़ी डिसीजन लाइक यू हैव टू थिंक कि एज ए कि इसको कैसे बड़ा करना है। सो आई वांट टू नो कि इन योर लाइफ लाइक जी। आपने जितने आपका जो करियर रहा है उसमें कई बार ऐसे डिसीजन होंगे कि आपने लिया एंड यू वर रॉन्ग कि यार ये गलत हो गया। Of course. सो एंड आई थिंक मिस्टेक से इंसान सबसे ज़्यादा सीखता है। सो एनी कोई स्पेसिफिक ऐसी मिस्टेक कि यार आपने लेने के बाद एट दैट पॉइंट आपको लगा यार ये बहुत अच्छा डिसीजन है बट देन इट बैकफायर एंड ऐसा होता है। तो उससे आपने क्या सीखा? एनी स्पेसिफिक जो मतलब विच यू रिमेंबर कि हाँ यार ये मेरी गलती थी। नहीं, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, बहुत सारे ठीक भी होते हैं, लेकिन देखिए जैसे आपने थोड़े समय पहले व्हेन मिस्टर रॉजर फेडरर व्हेन ही रिटायर्ड, राइट, यस। टेनिस में से, फिर उनका एक स्पीच बहुत फेमस बहुत हुआ, आपने फेमस। देखा यस। होगा कि भाई मेरे ख्याल में क्या था वो, आप याद कर सकते हैं, 70 से 80% मैच तो वो जीते हैं, लेकिन नंबर ऑफ पॉइंट्स केवल 54% जीते हैं वो, राइट। जैसे हमारे यहाँ पे प्रशांत जी हमारे फाउंडर हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स का तो पूरा हम लोग का काम ही इन्वेस्टमेंट्स का है,
और वाइट ओक की यू नो बाय गॉड्स ग्रेस एंड ऑब्वियसली जो हमारी टीम मेहनत करती है, तो 2017 से लेके अभी तक, या हमारा जो म्यूचुअल फंड है उसका 2022 से लेके अभी तक, अगर आप देखें तो भाई कितने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, तो भाई हिस्टोरिकली 301 स्टॉक्स में हमारी पूरी टीम ने इन्वेस्ट किया है आज तक। लिए होंगे कुछ बेचे होंगे, बट 301 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। और थोड़े समय पहले एनालिसिस ये बताते थे कि भाई 301 में से 59% ऐसे स्टॉक्स है जिसमें हमने पॉजिटिव अल्फा क्रिएट किया। ओके। तो भाई अल्फा तो मतलब किसी फंड में 5% कंपाउंडेड, कहीं 8% कंपाउंडेड, अल्फा तो बढ़िया अल्फा जनरेट किया है, क्लाइंट्स भी खुश हैं। लेकिन 59% ऐसे डिसीजंस है जिसमें पॉजिटिव अल्फा आया है। लेकिन होता क्या है कि भाई जो 59% डिसीजन में पॉजिटिव अल्फा आया ना, उसमें अच्छा अल्फा, और जो 41% जिसमें अल्फा नहीं आया उसमें कम गंवाया, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, Yes. राइट। सो डिसीजंस तो होते हैं। जैसे और एक चीज़ मैंने सीखा है, जो स्पोर्ट्स का एनालॉजी में लेता हूँ, एक बार आई विल कम टू योर एग्जांपल, बट एक बार मैंने ही अपने बॉस को बोला था एज अ सीईओ, जो हमारे फाउंडर थे, मैंने उनको बोला, फाउंडर को मैंने बोला था कि भाई, मैं स्पेसिफिक्स में नहीं जा रहा हूँ, बट उस समय पे जो मेरे बॉस थे उनको मैंने बोला कि भाई ये एक दो चीज़ें ऐसी हुई जिससे मैं खुश नहीं हूँ, तो ये ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। तो डिस्कशन हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि भाई जब आप क्रिकेट देखते हो, तो मैं बोला हाँ क्रिकेट देखते हैं। तो बोलते क्रिकेट में यार जो विश्लेषक होता है और जो कमेंटेटर होता है ना, उसने तो भैया अपने लाइफ में कभी कोई गलत बॉल खेला ही नहीं है, राइट। जो मैदान में खेल रहा है ना, वही गलत बॉल, वही किसी बॉल को गलत खेल सकता है, Yes. राइट। जो कमेंटेटर या विश्लेषक है, उसने तो आज तक कभी कोई गेंद गलत फेस किया ही नहीं है ना, तो जो खेल रहा है वही गलती कर सकता है। सो ये भी स्पोर्ट्स से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, और स्पोर्ट्स से कम राइट एटीट्यूड Yes. सीखने को मिलता है कि भाई। सो नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, सी एक्चुअली जब आप एक बिजनेस बिल्ड करते हैं ना, तो काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर काफ़ी आप जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ हाइपोथेसिस है। एक आपका एक वर्ल्ड व्यू है, एक आपका एक अंडरस्टैंडिंग है, भाई ले ऑफ द लैंड ऐसा है, Yes. तो हमको अपने आप को इस तरफ इस तरीके से कंडक्ट करना चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है कि जिस तरीके से आप अपने रिसोर्सेज डिप्लॉय करते हो, जैसे 2012 में जब मैं एक बिज़नेस बिल्ड करने में इन्वॉल्व था, तो माहौल बहुत ख़राब था। यहाँ पे इंडिया में एसेट मैनेजमेंट कंपनीज अपना बिजनेस बेच के या वाइंड अप करके निकल रही थी। वैसे समय में हम एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी बिल्ड कर रहे थे, एंटर कर रहे थे जब लोग एग्जिट कर रहे थे। तो तब माहौल देख करके मुझे ऐसा लगता है इन हाइंडसाइट कि भाई मैंने बहुत समय लगाया इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि आप देख रहे हैं माहौल ख़राब है, बाज़ार ख़राब है, इंडस्ट्री ख़राब है, तो आप बहुत स्लोली चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर 5 साल बाद लगा कि यार ये तो हमने बहुत समय लगा दिया प्रोडक्ट्स लॉन्च करने में, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करने में। अब जब मैं 2020 में एक बिज़नेस बिल्ड करने में इन्वॉल्व हूँ, तो 2021 के बाद मैंने देखा कि भाई यहाँ तो इतनी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आ रही हैं, मार्केट भी अलग है। तो पहले का मेरा जो लर्निंग था कि भाई यू शुड नॉट बी स्लो, Execute fast. एग्जीक्यूट फास्ट, वो जब लर्निंग यहाँ पे लगाया, तो ये भी लर्निंग है कि भाई इतना फास्ट भी नहीं एग्जीक्यूट करना चाहिए, पेस आउट करो, Yes. राइट। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि सारे जो लर्निंग्स आपके होते हैं ना, वो सेम तरीके से आप उसको कहीं पे फिट नहीं कर सकते हैं। कॉन्टेक्चुअलाइज करना बहुत, Yes. in a particular context you conduct yourself in a certain way, you may be wrong. In another context you conduct yourself in the same way, you may be right. And there are different मतलब situations और आपकी learnings, there are different combinations and different scenarios. In fact, they say na कि if you do the same thing, if you are right, if you do the same thing and you go wrong, they'll call you foolish. Exactly. So this is what you said is a very important thing. There is one thing I've learned कि कभी भी एक decision जो लिया जाता है ना, never judge the quality of a decision based on the outcome. Yes. जैसे आप ट्रेडिंग करते हैं, राइट, आप कई सारे शेयर्स लेते हैं, कई सारे शेयर्स बेचते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे मेरे साथ हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, राइट, या कुछ मेरे पास थे शेयर्स, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत जल्दी बेच दिया,
अगर मैं उसी को एनालाइज करते रहूँगा तो मैं रात को सो भी नहीं पाऊंगा, यस राइट? तो आउटकम के बेसिस पे डिसीजन के क्वालिटी को इवैल्यूएट नहीं कर सकते आपके भाई। जब जो माहौल था, उस माहौल में जो आपको सही लगा, या उस माहौल के लिए जो जब सही था, वो अपने सच्चे मन से आपको, टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटी एंड टू द यस बेस्ट ऑफ योर जजमेंट, you do what is right at a given point in time. Now, later on, things may shape up यस differently. तो वैसे तो यार बहुत सारी चीज़ें हैं जो predictable नहीं है ना, ग्रेट right? Lot of times people make lot of money for the wrong reasons, यस and lot of time people don't make any money despite the right यस decisions. क्योंकि आगे जा कर के क्या होगा, सारे डेवलपमेंट्स अपने कंट्रोल में नहीं है। तो ये भी एक लर्निंग है कि भाई डिसीशंस को, इतने सारे डिसीजंस हम लेते हैं इन्वेस्टिंग में और बिजनेस में, हर डिसीजन को उसके आउटकम के बेसिस पे जाके आप क्वेश्चन करेंगे, यस तो आप परपेचुअली आप पास में ही रहेंगे ना कि भाई अरे उस समय पे ऐसा करते तो ऐसा होता, इस समय पे ऐसे करते तो ऐसा होता। वॉट इज गोइंग टू हैपन इज नॉट ऑलवेज प्रेडिक्टेबल। आज इस माहौल में जो रेलेवेंट है, जो आपको सही लग रहा है, जो और आप अपने टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटी जो आप कर सकते हो वो आपको करना चाहिए। फिर फ्यूचर में क्या होगा वो तो कंट्रोल में नहीं है। यू नो मेनी थिंग्स कैन हैपन विच आर टुडे नॉट अकाउंटेड फॉर और Yes. नॉट नोन टू यू। नहीं अमेजिंग पॉइंट। एंड आशीष जी, आपने बताया कि 2012 में जब सब लोग एग्जिट कर रहे थे, आप चालू कर रहे थे, सो जस्ट ड्राइंग ऑन दैट कि बेसिकली ख़राब टाइम में, बिकॉज ख़राब टाइम में बोलते कैरेक्टर बनता है, राइट? सो आई वांट टू नो कि जैसे बेयर मार्केट आता है, बिकॉज आपका जो बिजनेस है, आप एक बिजनेसमैन है, बट ख़राब टाइम में इन्वेस्टर का माइंडसेट को संभालना भी इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आई वांट टू नो कि जब बेयर मार्केट आता है या जब मार्केट में एकदम पैनिक होते, जैसे कोविड के लोज हो गए, ये हो गए, सो उस टाइम में आपकी एक तो एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना है, बिजनेस को मैनेज करना है, एंड इन्वेस्टर्स को भी मैनेज करना है। सो एज अ CEO, व्हाट इज लाइक, हाउ डू यू मैनेज दैट? बिकॉज इन्वेस्टर को मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है, मार्केट 2 साल नहीं चलता है, सबका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग माइंडसेट चेंज हो जाता है। सो हाउ डू यू मैनेज दैट बेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स को इंस्टिल करना कॉन्फिडेंस कि यार दिस इज जस्ट शॉर्ट टर्म? सी आई थिंक वन थिंग आई लर्न कि जितना मार्केट सिक्लिकल है ना, उतना ही या कभी कभी उससे ज़्यादा सिक्लिकल हमारे बिजनेस में ट्रस्ट भी होता है। यस करेक्ट। जैसे कई बार ऐसा होता है कि भाई जब यू नो जब NAV ठीक चल रही है, पोर्टफोलियोज ठीक चल रहे हैं, तो मेरे को आप पे भरोसा है। लेकिन अगर पोर्टफोलियो ठीक नहीं चल रहे हैं, NAV ठीक नहीं चल रहे, तो कोई बोल देगा भाई मेरे को आप आदमी ठीक नहीं है, मेरे को आप पे भरोसा नहीं है। तो ऐसा होता है। अभी भी मेरे को कई बार लोग बोलते हैं कि भाई उस साल में आप जब यू नो ये पोर्टफोलियो जब चल रहा था, तब उस साल में आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर था, तो फिर वो ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं चला, यू नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। बट द पॉइंट इज लाइक दिस दैट यू नो वी रन पोर्टफोलियोज, वी डोंट बाय वन स्टॉक। यस Correct. Of course, every stock which is bought by any of the portfolio managers in my organization today or in my organization previously where I was working, everything is done with a particular right intent for a particular outcome. And because some of those decisions नहीं चले या some decisions will not work, तो उसी की वजह से तो पोर्टफोलियो बनाते हैं ना लोग, यस राइट? लेकिन क्या होता है जब 2020 जैसा माहौल आता है, तो ये स्टॉक क्यों है? अब ये माहौल आने के पहले तो सब बढ़िया ही लग रहा था, सारे स्टॉक अच्छे लग रहे थे, सारा पोर्टफोलियो भी ठीक ही लग रहा था, सब बढ़िया लग रहा था। लेकिन जब NAV गिरती है, तब ये आता है कि भाई ये स्टॉक क्यों है यहाँ पे, राइट? सो अब यार जब दुनिया बंद पड़ी है, तब कौन सी कंपनी का क्या क्वार्टरली रिजल्ट आएगा, उसके ऊपर आप कितना एनालिसिस करोगे, राइट? In let's say a period like 2020 comes, or a period like 2008 comes, or 2013, यस right? So you know what happens is that in such type of environment, being patient, क्योंकि क्या होता है कि ultimately everybody is human, so everybody has emotion. जब माहौल ख़राब होता है ना, ये सब सवाल क्यों आते हैं? क्योंकि जब माहौल बढ़िया होता है तब वो पोर्टफोलियो आप अच्छा लगता है, क्योंकि तभी का इमोशन क्या है? हैप्पीनेस, ग्रीड। मतलब सब भाव के खिलाड़ी है। हाँ, हैप्पीनेस एंड ग्रीड। जब माहौल ख़राब होता है तो पोर्टफोलियो वही है,
खाली उसका वैल्यू समझो 10-15% डाउन है या 20%, या कोविड रहेगा तो और भी, तब का इमोशन होता है कि भाई एंगर, फियर, राइट? सो बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ एनवायरमेंट देर इज चेंज ऑफ इमोशन, राइट? सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट आई हैव लर्न कि भाई हम लोग क्या है कि केवल स्टोरीज और इमोशंस में काम नहीं कर सकते. वी आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रैक्टिकल, pragmatic, नंबर ओरिएंटेड, लेफ्ट ब्रेन. तो बिना नंबर्स और डेटा के आप बात करोगे ना तो सामने वाला सुनेगा नहीं आपकी बात. लेकिन जब इमोशंस का प्रभाव होता है ना, तब केवल नंबर्स और डेटा बात करोगे तो भी भरोसा नहीं बैठेगा. सो इट इज़ आवर जॉब that when the situations are difficult, when we are talking to investors, we have to have appropriate balance of numbers and data with the care of respecting and attending to the emotion also. दूसरा चीज़ कि जब बहुत तेज़ी है तब आप इमोशंस को कैसे कैलिब्रेट करने को मैसेज देते हो, और जब बहुत मंदी है तब आप इमोशंस कैलिब्रेट करने में कैसे हेल्प करते हो. दैट गोज टुगेदर, राइट? सो वी हैव टू बी कंसिस्टेंट इन आवर कम्युनिकेशन. एंड व्हेन इट कम्स टू से एम्प्लॉयज़, the employees get a lot of signal from your body language, right? So you know, like personally, because अभी मेरे को से 26 years हो गए मार्केट में, so I have seen many ups and downs, right? So मेरे पोर्टफोलियो का या इक्विटी मार्केट का या मेरा करियर या मैं किस इंडस्ट्री में हूँ उसके ऊपर तो मुझे डाउट नहीं आता है कभी, राइट? लेकिन एम्प्लॉयज़, हमारे चैनल पार्टनर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, वेल्थ मैनेजर्स, and then customers, I think controlling emotion, calibrating emotion, so it takes a toll because your emotions become second class citizens. Your emotion doesn't matter. You have to forget about what is your emotion, but you have to be in front of people and you have to do the right things. And like I said, it has to be a fair balance of left brain and right brain. It has to be a balance of data and numbers, but at the same time you cannot be cut and dry. You have to be relatable. That is very important. अमेजिंग. एंड आपने एक बात कहा कि दिस इज अ प्रोफेशन जिसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं. लाइक आई वाज वाचिंग होता है जिसमें आपने कहा था कि इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर, लाइक थ्रिलिंग एट द टॉप, टेरिफाइंग एट द बॉटम. Absolutely, वैसे ही होता है. So you have to be somebody who is never in the extremes of emotion. Yes. Right, like you should never be in the extreme of emotion. If you yourself are somebody who is very excitable person, or you yourself are somebody who can be weighed down by emotion, then you cannot, because आपका बॉडी लैंग्वेज और आपका जो सिग्नलिंग है वो तो सामने वाले को दिखता है ना. सो यू हैव टू कैलिब्रेट. बिल्कुल. एंड आशीष जी, लाइक इसी कॉन्वर्जेशन में मुझे और पूछना है, बिकॉज आई एम आस्किंग एज अ एंटरप्रेन्योर कि आप क्या 3 क्वालिटी देखते हैं. जैसे आपने बोला कि इमोशनली डिटैच्ड होना, ये भी एक एसेंशियल क्वालिटी है. इमोशनली डिटैच्ड, तो आई एम सॉरी, मेरा इफ दैट इज द मैसेज, दैट वाज नॉट माय इंटेंट. इमोशनली डिटैच्ड, इमोशनली कैलिब्रेट करना पड़ेगा. डिटैच तो सी अगर डिटैच होंगे तो सामने लगा इसको पड़ी नहीं है भाई. नो, डिटैच एज इन लाइक at the market peaks you are not too excited, at the market bottoms you are not too pessimist. So even I am a human, but I have to calibrate. Yes. I have to calibrate myself. So I want to know, because see, I don't want to talk about stocks and all. I want to talk about as an entrepreneur की, because इसके बारे में आपके बारे में ज़्यादा आपने उस पर बात नहीं की. तो which 3 qualities, because people who trust you कि with their company कि यार you will lead this, what qualities would you think कि ये 3 qualities किसी entrepreneur में होनी चाहिए, then he can make it big, because आपने इसको time and again किया हुआ है. So कैसी 3 कौन सी qualities है, because I am sure जो people आपको hire कर रहे हैं they themselves are more wise, have lot of wisdom. So how do they decide कि यार कि what 3 qualities you think you have, और या आपको किसी भी entrepreneur में चाहिए कि this is the person, ये बोलते हैं इस घोड़े पर मैं बैठ कर सकता हूँ. तो सी जो भी फाउंडर्स हैं ना, जैसे जो मेरे बॉस हैं अभी या पहले, तो इनका एक बहुत बड़ी क्वालिटी इनकी माननी पड़ेगी. आई विल कम टू व्हाट दे विल लुक फॉर और व्हाट आई विल लुक फॉर, बट इनकी एज अ फाउंडर आई वुड लाइक टू रिकग्नाइज कि भाई इनकी एक क्वालिटी माननी चाहिए कि भाई समझो आपने नई गाड़ी ली है, आपको आपका फ्रेंड आके बोलता है चाबी दे, मैं पूना जाता हूँ या घूम के आता हूँ, अब सोचेंगे आप, राइट? तो ये तो भाई बिजनेस है, राइट, जिसका आप चाबी दिए हैं किसी को. सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ डूइंग. It's not easy. But now coming to your question,
and for me it's difficult to do it, right? I would not be able to do it. But anyway, coming to your question, as an entrepreneur, what qualities I would look for? See, first is, non-compromisable तो ये है कि भाई integrity, right? All these things goes without saying. Yes. कि भाई honesty and integrity, integrity, respect for the laws, respect for, because they're a highly regulated business. You don't want careless people. You don't want people who are casual, who don't take things seriously. So honesty, integrity, and उसके बाद जो मैंने बोला awareness and respect for regulations and law of the land, right? Customer centricity, ये सब honesty ethics का part हो जाता है. So if you keep that as a table stakes कि भाई ये तो चाहिए ही, then when it comes to the business, you need 2 or 3 things, right? Like, see, one is, for example, I personally feel that it's very important to be a leader or a CEO. It's very important to be, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं वो हूँ, लेकिन इसके पहले के क्वेश्चन में भी मैं उस पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. There are some people who are very left brained, meaning that कि भाई बहुत ज़्यादा objectivity, rationality, logical, numbers, right? And there are some people who are very narrative driven, stories. Or maybe more emotion driven, maybe more instinctive. Sometimes instinct पे काम करने वाले या impulsive, right? The point is that none of them is bad. I mean, instincts are important, but so is data. Yes. Right? So creativity is important, but so is being very, very objective and outcome oriented. So I think having a balanced personality is very important. Second important thing, if you really ask me, is the being open-minded and being flexible. Right? मतलब कि अगर आपको कभी-कभी क्या होता है, careers and businesses, they get in the wrong direction if somebody has made up their mind and they cannot change their mind. Yes. Right? So flexibility and open-mindedness is very important. If you are somebody के मैंने जो बोला वो पत्थर की लकीर भी ऐसे ही होएगा, ऐसा नहीं है ना यार. ये तो आप जो सोचते हो, आपके क्लाइंट्स क्या सोचते हैं, एनवायरनमेंट क्या बता रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है, आपके शेयर होल्डर्स क्या सोचते हैं. सो ओपन माइंडेडनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी is very, very important. Like, sometimes if I talk to somebody and I just can't change their mind, by showing data through some other appeal, it's very difficult to, I would find very difficult to work with people who are not open-minded, who are just not flexible. Right? Sometimes people tell me that I am not open-minded or flexible, so I keep it in mind. Correct. Third thing is, if you really ask me, I feel that, I don't know how to put it. जैसे hard working वगैरह तो ठीक है, it is table stakes. But what I feel is that somebody who is involved, मतलब heart and mind has to be involved. जैसे कई बार लोग है ना ये वर्क लाइफ बैलेंस और ये सब चीज़ों को बहुत ही कॉम्प्लिकेट या मिक्सअप कर देते हैं. एक्चुअली इफ़ यू आस्क मी, देयर शुड इन माय व्यू, जो भी करो फुल इन्वॉल्वमेंट के साथ दिल से करो. बी इन द मोमेंट. Yes. That is very important. I look for that. There are, जैसे मुझे कोई पूछता है वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में, तो ऐसे कि भाई देखो जिस समय पे जो इम्पोर्टेंट है ना, तब मैं करता हूँ. There are many weekends, even Sunday nights or Sunday evenings or Saturday nights, when I've been told that I have to go to an event and give a talk, or somebody wants me to do a Zoom call with some customer who is in America or maybe in Middle East or maybe somewhere else. But on a Monday morning at 11 o'clock, I may be in my son's school because that is important. Yes. Right? So I feel that it is important to be in the moment and do what is to be done when it is to be done. Right? If I say like my job, it is impossible to do my job if I decide Monday to Friday 9 to 5. It is just not possible. I will not even be half successful if I am Monday to Friday 9 to 5. Because मेरा बहुत सारा काम वर्किंग आवर्स के बाहर होता है. Yes. I meet lot of people. I travel a lot. I do lot of public speaking. Right? It cannot be Monday to Friday 9 to 5. Who is willing to listen to me if I am going to be Monday to Friday 9 to 5? और Monday to Friday 9 to 5 तो भाई हमारा स्टॉक मार्केट ही चलता है. Yes. तो काम कब करते हैं लोग? Right? So I think being flexible, being open-minded, being a balance of right brain and left brain, and being in the moment
and whatever you do it with your heart and mind aligned at that time, and then at some other time I may have something else to do which I will do. नहीं, अमेजिंग पर्सपेक्टिव, लाइक आपने जो चीज़ें भी कनेक्ट की, यू ऑल्सो सेड कि यार वर्क लाइफ बैलेंस करना है, पर जो जब ज़रूरी है वो करना ही है. सो Of नॉट course. टॉकिंग अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस, बिकॉज हमारे मार्केट्स में लाइक राकेश जी के बारे में बहुत लोग बोलते हैं कि ओनली फोकस्ड ऑन लाइक हिज वर्क एंड लाइक हेल्थ एंड बाकी चीज़ों को ही डिड नॉट टेक मच प्रायोरिटी. आई वॉन्टेड टू नो योर पर्सपेक्टिव कि जैसे आप मार्केट्स तो यू आर डूइंग, जी. जो आपकी जहाँ ज़रूरत है वो कर रहे हो, बट अदर देन दैट आपकी लाइफ में इज देयर अ रूटीन विच यू फॉलो कि चलो लाइक आई वर्क आउट या कुछ विच इवेंचुअली हेल्प्स यू इन द मार्केट्स, Yeah. helps you stay calm? No, routine is there. See, like there are many things which are like prefixed or which are very very routine oriented. Like I'll give you an example. Say for example travel. Okay, so I travel. I think sometimes, let's say if there are 30 days in a month, including the weekends. There have been times when 15 to 18 days I'm out. Okay. Okay. There have been times where I land back in Mumbai, and if I have to go to the वो जो जहाँ पे लगेज आता है ना, तो आता है ना कि ये फ्लाइट का इधर, वो फ्लाइट का उधर, बेल्ट आता है ना. हाँ. There has been even a time when I landed, I went to those luggage belts, conveyor belts, and I couldn't remember कि मैं आया कहाँ से हूँ, तो कौन सा है ये, right? So I travel quite a bit. Now see, when you travel so much ना, say habit or routine, I generally don't change my seat on a flight. I generally don't change the hotel I stay in. I generally don't change anything about my food or my routine also. Okay. Because if I'm traveling so much, then I don't want to keep going in a different seat in a different airline and a different hotel and a different restaurant and have different food. Yes. I'm not there to experiment. I'm there for Yeah. a routine, right? So there are many things which I keep routine. But I think, you're talking about, say, this is more to make my travel easier or convenient. Yes. Okay, because I don't want unpredictability when I have to travel so much. And because I don't want to adjust to so many new things when I'm traveling so much. But I guess your question was more on, discipline and those kinds of things. So I'm very disciplined. Because of this, कभी क्या होता है, कभी for a certain period I'm doing gymming and working out and have a trainer, then फिर छूट जाता है, फिर कुछ start हो जाता है. So that is inconsistent, honestly speaking. Because, on most days, if I have to go to the airport, right, Yes. then it's not possible to have that type of routine really. So I have to be careful about what I eat. I have to be careful where I eat. So discipline is more around ensuring that you are consistent. It's not so much around and being careful with what you're eating and those kinds of things. It's not so much around. I don't think at this juncture I don't get enough time for doing workouts or getting tied with a particular gymming or sporting schedule or etc. So वो मुश्किल है मेरे लिए actually. ओके. एंड आशीष जी, जैसे मैं जिनसे भी इंटरव्यू लेता हूँ सब यही बात करते हैं कि लाइक हमने अभी एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर ली, ये कर ली, बट बहुत लोग बात करते हैं कि इंडिया का जो अमृत काल है, सो बिकॉज दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन द इंडस्ट्री यू आर इन, कि लाइक मेनी पीपल से कि द नेक्स्ट 20 years विल बी इवन मोर एक्साइटिंग. सो आई वॉन्ट टू नो कि आप किस थीम्स पे यू थिंक, इन नॉट स्पेसिफिक नेम्स, कि यार आने वाले सालों में ये 2-3 थीम है एंड वी आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. सो आई वांट योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट. See क्या होता है कि whenever I'm asked this question, I'm a little worried or a little wary, because क्या होता है कि मुझे ऐसा, being a person in the market, I'm always conscious of one thing कि भाई बहुत कम चीज़ें ऐसी है या ऐसा शायद कुछ भी नहीं है जो मेरे को पता है लेकिन लोगों को नहीं पता Yes. है, right? That is how the market actually works. But what your listeners should keep in mind is that in the market, money is not made just because of some new idea which you know and the others don't know. ऐसा बहुत कम बार होता है. The difference always comes in your time horizon or your quality of execution. Right? जैसे जितने लोग भी स्टॉक पिकिंग करते हैं या जितने भी लोग एक थीम का अनुमान लगाते हैं, वो फंडामेंटल इन्वेस्टर्स जो है वो तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो करते हैं. Yes. तो बाय नेचर डिस्काउंटेड कैश फ्लो में ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 ऐसे फ्यूचर की हाइपोथेसिस करते हैं. तो सब लोग आने वाले 8-10 साल का आकलन करके डिस्काउंटेड कैश फ्लो बनाते हैं, फिर एक टर्मिनल वैल्यू, एग्जिट मल्टीपल, ये सब करते हैं, टर्मिनल ग्रोथ रेट, एग्जिट मल्टीपल, ये सब चीज़ें करके पूरा उसका करते हैं और फिर स्टॉक में रहते हैं 3 महीने के लिए, राइट? सो द फैक्ट इज दैट इफ माई हाइपोथेसिस ऑफ द फ्यूचर ग्रोथ is superior to your hypothesis, Yes.
and if my holding period is longer than yours, then I will capture more of that growth. Yes. Right. So one thing to keep in mind, I'll answer your question, but what one thing people should keep in mind is that it's not so much about having very different ideas. Yes. It is about having execution, longevity, consistency, these kind of things, especially for people who are managing their own portfolio. So basically क्या है कि जिनका personal portfolio है ना, see हम लोगों को तो we manage portfolios to beat the index. So we will be very conscious of valuations, price movements, stock का movement versus benchmark, stock का movement versus its sector, sector movement versus benchmark. So we are relative return. But people especially who are managing their own portfolio, उन लोगों के लिए तो longevity is important. So like I was telling you, we will discuss the sectors and the themes. But what I want to tell you is that it's not always about having a new idea or a different idea. What is more important is, discipline, time horizon, capturing the growth. Those things are important. Now, having said so, see 3-4 things. One I think is that कि पिछले थोड़े समय से जो चल रहा है मार्केट में ना, उसमें से I think this whole thing about manufacturing is sustainable. Personally, I think that the weightage of manufacturing in our economy is going to be on an uptrend. Yes. Because the fact is, a lot of people are skeptical और लोगों को डाउट्स है इस पे. लेकिन हकीकत ये है कि भाई गिवन द बिगेस्ट कंज्यूमर फोर्स एंड द बिगेस्ट लेबर फोर्स, और दूसरा क्या भाई 1992 से हमारी इकोनॉमी खुल गई है. नाउ द वर्ल्ड इज सफिशिएंटली इन्वेस्टेड इनटू अस. तो अब हमारे काफ़ी वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेशन हो चुका है. तो अब आप नहीं भी करोगे तो लोग आपसे करवा के रहेंगे. राइट. सो इनफ इंटीग्रेशन हैज़ हैपेंड. सो वी विल इवेंचुअली, मतलब आप लोग आपसे करवाएंगे या आप राजी खुशी करोगे, जल्दी करोगे या धीमे धीमे करोगे, दैट इज़ अ मैटर ऑफ एग्जीक्यूशन. बट वी विल बी having more weightage of manufacturing for sure. Second thing which is related is, if you ask me, is कि भाई ये जो when we talk about Amrit Kaul or we talk about GDP growth, thankfully population is not growing at the rate at which GDP is growing. इसका मतलब ये है कि भाई GDP per capita जो है वो तो बढ़ेगी. तो पिछले 20 साल में हमने देखा है कि हम लोग एक गरीब देश से लोअर मिडिल क्लास पहुँचे. आने वाले 15-20 साल में हम लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास की तरफ जाएंगे, ऐसी उम्मीद है. तो जब एक पूरा देश मिडिल क्लास की तरफ जाता है ना, तो सारे के सारे लोग ऑब्वियसली मिडिल क्लास नहीं बनते हैं. लाखों की तादाद में लोग ऐसे हैं जो करोड़पति बनेंगे. करोड़ों की तादाद में लोग हैं जो लखपति या मिलियनर्स बनेंगे, और बहुत सारे लोग हैं जो गरीबी से निकलेंगे. तो इससे क्या होता है, हमेशा जो हाई एंड कंजम्पशन है, जो एक्सपेंसिव कंजम्पशन है, मतलब ईटिंग आउट, ट्रैवल, टूरिज्म, रेस्टोरेंट्स, मीडिया, अपैरल्स, those things would actually get played up. Because पिछले 15-20 साल का हिस्ट्री अगर आप सारा फॉलो करोगे, इट वॉज अबाउट FMCG. अभी आप देखते हो तो FMCG या लोअर एंड कंजम्पशन है वो स्ट्रगल कर रहा है. क्यों स्ट्रगल कर रहा है? क्योंकि लोग प्रीमियम ब्रांड्स खरीद रहे हैं, इंपोर्टेड ब्रांड्स खरीद रहे हैं, DTC खरीद रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज हो चुका है. So the reason why FMCG is struggling is the reason why now you will see more discretionary spends going up. And third is your and my industry, which is because क्या होता है कि ultimately as people prosper, they start thinking about their future. So the biggest beneficiary is always saving, investing, insurance, wealth management, those kinds of things. So yeah, these are top of the mind 2-3 things. And last is healthcare, because healthcare में भी क्या होता है कि जब गरीब होते हैं ना, अर्बनाइजेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है, गरीबी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तब तो यार अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारे डिजीजेस लोगों के अनट्रीटेड ही चले जाते हैं, लोगों को पता भी नहीं होता है. But when you have formal employment, when you have health insurance, when you have more educated people, जब urbanization बढ़ती है, infrastructure improve होता है, तब healthcare को भी लोगों की awareness और spending की ability बढ़ जाती है. So ये 3-4 top of the mind things हैं. अमेजिंग. आपने इनफैक्ट एक सही चीज़ की कि मोर देन थीम्स इज इम्पोर्टेंट कि आप कितने समय मार्केट में इन्वेस्टेड रहते हो. या थीम्स तो क्या है कि यार, मतलब थीम तो हम बोल देंगे, लेकिन यू हैव टू कैप्चर दैट ग्रोथ ना. एंड थीम्स प्ले आउट इन अ डिकेड, नॉट लाइक इन 1 year. यस, वो सोच दशकों की होनी चाहिए, कुछ सालों की नहीं. सो आशीष जी, लाइक सपोज समवन हु स्टार्टिंग आउट, बिकॉज अब इंडिया में क्या हो रहा है कि देयर इज लॉट ऑफ पुश इन म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो. अगर आप यही 5 साल पहले बात करते, पीपल वर स्टिल स्केप्टिकल, डर लगता था. अब ऑलमोस्ट लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है कि यार जितना भी कमा रहा है थोड़ा पैसा मार्केट्स में डालना है. सो सपोज समवन हु स्टार्टिंग आउट, जैसे जैसे उसकी जॉब चालू हुई है, 25 साल का है, how do you think he should plan his portfolio? Like, what is your take on the right asset allocation? कैसे
उसका एसेट एलोकेशन होना चाहिए. See, if you're 25-year-old, if you're just starting, assuming that, let's say you're not going to get married immediately or not going to purchase any asset immediately, तो पूरा 100% इक्विटी होना चाहिए. सी अगर आप कुछ सब चीज़ें सही सही कर रहे हैं तो जितनी आमदनी है उससे खर्चा कम ही होएगा, राइट? तो जो भी बच पाता है वो मतलब सी अर्लियर द बेटर. और कोई छोटा अमाउंट बड़ा अमाउंट नहीं है. यस. स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि स्टार्ट करेंगे तो आपका वो प्रैक्टिस बनेगा, वो डिसिप्लिन बनेगा और आपको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट. देखिए जैसे बोलते हैं ना, खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है. तो हम लोग यहाँ पे कितना भी भाषण करेंगे, जब तक बंदा खुद एक्सपीरियंस नहीं करेगा. जब जैसे आपने मेरे को पूछा कि भाई आपके फैमिली में आपके फादर का पोर्टफोलियो आपने देखा, यस. तो भाई देखा तो बिलीव किया ना, वरना तो किताबें तो हम भी पढ़ सकते थे, राइट? सो sooner you start and get your own experience, it is better that way. Okay, and what do you think, someone starting और आपको लगता है he should be 100% into equities? अगर मैंने इसीलिए बोला कि भाई अगर इमीडिएटली कोई गोल्स नहीं है और आप you are self dependent, you're alone, then it should be 100% equity. Okay, right. नाशी जी, अब आपने अभी बुक्स की बात की कि बुक्स पढ़ के बिकॉज जब आपने मोती लाल ज्वाइन किया कि बुक से आपका माइंडसेट काफ़ी चेंज हुआ, बिकॉज एज अ लीडर आपको यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स ऑल्सो. सो एनी स्पेसिफिक बुक या व्हाट इज़ योर, आपकी हैबिट क्या, आप भी ट्राई करते हैं कि हर फोर्टनाइटली एक बुक पढ़े या हर वीक एक बुक पढ़े, एंड एनी स्पेसिफिक बुक विच हैज़ हैड लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन यू कि यार माइंडसेट चेंज कर दिया? माइंडसेट चेंज करना तो नॉट श्योर, बट I mean, cumulatively हुआ होगा डेफिनेटली, बट आई can't identify one book which changed my mind. बट जैसे क्या होता है कि रीडिंग का एक फ़ायदा क्या है कि आप बहुत सारी चीज़ें जब ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स रीड करते हैं ना, तो ऑब्वियसली योर माइंड स्टार्ट्स कनेक्टिंग थिंग्स, राइट? बट आई हैव रेड ऑन से 3-4 एरियाज. जैसे आई हैव रेड ऑन बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड मार्केटिंग, देन आई हैव रेड ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स, देन आई हैव रेड ऑन इन्वेस्टिंग, करेक्ट? आई थिंक और ये बिहेवियर साइकोलॉजी. सो 3-4 एरियाज पे मैंने रीडिंग समझो किया है. जैसे अगर आप बिजनेस स्ट्रैटेजी और मार्केटिंग और ये सब की बात करें तो ऑल दी स्टफ जैसे माइकल पोर्टर, राइट? देन देयर इज ओगिलवी एंड मादर, ONM के वाइस चेयरमैन है मिस्टर रोरी सदरलैंड. इनकी एक बुक है कॉल्ड एल्केमी, राइट? Then there are books by Al Ries and Jack Trout जो positioning के बारे में है, focus के बारे में है, so these are just examples जो top of mind अभी मेरे को याद है, correct? Then communication की अगर बात करें आप तो like I read a book which is, say, it's called Quiet. Okay, it's about introverted people. Okay, right? What is the power of being an introverted person? Then there's another book I read called No One Understands You and What You Can Do About It. It's on communication. okay. Then Robert Cialdini की एक book है which is called Influence, the power of Nice. Persuasion. ऐसा ये जो top of mind मुझे याद आ रहा है अभी, right? Then I've read few books on public speaking and communication, correct? Then investing, जैसे one of my favorite books is this book called Investing, The Last Liberal Art. जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि भाई अलग अलग साइंसेस से भी आप इन्वेस्टिंग को कोरिलेट कर सकते हैं. दिस बुक टेक्स मेनी ऑफ सच एग्जांपल्स. देन ऑफ कोर्स वी वुड हैव रेड बुक्स लाइक कॉमन स्टॉक्स, अनकॉमन प्रॉफिट्स, देन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ऑब्वियसली यू नो अबाउट इट. सो आई मीन ऑन इन्वेस्टिंग ऑल्सो मेनी बुक्स. अभी इमीडिएटली मेरे को सारे याद नहीं आ रहे, बट आई हैव रेड, देयर इज अ लाइब्रेरी एट माई हाउस, आई कीप रीडिंग. बट वन ऑफ द थिंग्स, जैसे आपने बोला 15 दिन में एक बुक पढ़ते हैं, तो वो तो ऑब्वियसली मैं मेरे बॉसेस की बात कर रहा था, जो मेरे एक्स बॉस थे उनकी बात कर रहा था. बट पर्सनली मैं मोर और लेस पहले पूरी बुक पढ़ता था. भाई इन रिसेंट टाइम्स आई फुल बुक आई डोंट थिंक आई हैव रेड इन सम टाइम. So because every book has a central idea. Yes. And when you start reading a book and you grasp few things, you don't have to necessarily read end to end 300 pages. Yes. Summary आपको बता सकते. हाँ, you get an idea, right? Sometimes क्या होता है, in any book there are 1 or 2 concepts, and then they are illustrating or demonstrating or proving those concepts to you. So it is up to you how much you want to read. I don't know if it is practically possible to read
so many books. I have maybe 1,000 books, but I don't think I've read all of them or even half of them fully. ओके, हम यहाँ पे बुक्स की बात कर रहे हैं एंड आई जस्ट वांट टू टच अपॉन दिस कि सी बुक से आप काफ़ी कुछ सीखते हैं एंड Yeah. यू हैव अ सन ऑल्सो, आपका Yeah. टैटू भी मैं हाथ पे देख पा रहा हूँ. Yes. So I want to know like because see, you have learned so many lessons over the life and like because आपने बोला कि like you did not have a father figure in like in very start. So what lessons do you teach your son? I think he's too young. I think he's only 6 years old. Yeah. So so what do you teach him? Because see like जो परवरिश उस आपको मिलेगा, आपका background like I would say थोड़ा सा struggling हुआ है. Now for him like he does not have to do that. So what do you teach him about money? Because ये सब habits जितनी बचपन में inculcate हो Yes. उतना better है. So what do you teach him about money, life in general as a father? See, actually, the age at which he is ना, काफ़ी सारा टाइम जाता है जब जैसे say for example, let us say he is playing chess with somebody or let us say he is going down to play. तो कोई जीत गया, वो हार गया, या कोई तेज़ दौड़ता है, हम ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ पाते Yes. हैं, या कोई स्विमिंग अच्छी करता है लेकिन हम अभी स्विमिंग सीख रहे हैं. तो it goes more in trying to make the kid understand, I mean, it's fine, this is how life is. Accepting defeat. Accepting that you may be good at something, you may not be good at something, sometime you win, sometime you lose, those kinds of things. A lot of time goes. Then second thing is that जैसा मैंने बताया, a lot of times I'm not at home, but when I'm home, then he sleeps, he sleeps next to me, I read to him. Okay. Even if it is, I don't think it ever happens that I'm at home but I don't read to him. ऐसा नहीं होता है. I always read. Like what do you read? This thing? जो उनके related जो books हैं, मतलब like say for example there are for kids say there are books on on regulating your emotions, what are the types of emotions, or let's say some story. Correct. It could be that. Yeah, third is sometimes I play with him. मतलब I'm not, मेरा maybe patience इतना enough नहीं है, but sometimes I play with him, like making something out of a Lego, or assembling some toy, or actually if you really ask me, I enjoy talking to him actually. The biggest मेरा सबसे बड़ा realization ये है कि I never thought that kids can be humorous or that they can be funny or that they can make you laugh. And आज के अभी जो kids हैं, I mean, it's part of evolution. But the vocabulary, their thought process, कभी कभी ऐसा लगता है कि वो मेरे को साइकोलॉजिकली काउंसिल कर लेगा शायद. Yes. Right, their thought process is far more evolved than what it used to be when we were kids. So I'm perpetually surprised actually, if you ask me, and he surprises me almost every day. Okay, so your perspective of life has changed after him coming. जैसा बोल रहे हो, वो आपको सिखाता ना. आजकल के बच्चे like I think they are much smarter than what we were Of course. earlier. Yeah, no doubt, definitely much smarter. Okay, that's great. आशीष जी, जैसे आपने like start of the conversation में बताया था कि like father का आपके life में like very early, and mother I think had a big impact on your life. And now when like अभी आपकी मम्मी है, right? Yes, And when yes. she is you, what do you think like because एक mother को हमेशा proud लगता है. So what Yes. and like I have seen like मैंने जो last 2-3 interviews भी किए थे, उन्होंने बोला कि जो भी मैंने लाइफ में अचीव किया है it was for my mother, कि मतलब उनको मुझे ये सब लाना. So just want to see ask you कि उनका क्या influence रहा आपकी लाइफ पे, and now like basically what are you giving back to her कि यार. Sure. So see, there are two people who have major influence. One is my mother and one is my elder sister. Okay. Both, right? I mean, because my elder sister is 4 years older to me, so that becomes like almost like a second mother, right? Yes. Because, and given how our family status was, my mom started working, and as soon as her graduation was over, because I was say 12 to 13, so my sister was say 16, 17. Yes. So the moment her, by 2021, when her graduation got over, then she started working. Right now, I have done engineering and MBA and all, because I was you can imagine, practically speaking, I have studied more because I was the second kid in the house. Yes. अगर मैं बड़ा होता तो ग्रेजुएशन करके मैं पहले जॉब कर रहा होता ना. Right, but so obviously my sister got responsibilities much before me, and I was able to study because my mother and my sister were working. Correct. So both of them have huge influence on me, but specifically if you ask me, there are quite a, see,
हाउ टू गो ऑन. जैसे ना एक मैंने कहीं पे फेमस कोट पढ़ा था, अभी किसने बोला था मेरे को याद नहीं आ रहा है. वो जो भी थे उन्होंने ऐसा बोला था कि आई कैन टेल यू ऑल माई एक्सपीरियंस अबाउट लाइफ इन जस्ट 3 words. It goes on. Yes. Right? So it's like that. Like these are things which I've learned from my mom. Then, for example, once see, when you're a kid, your understanding about God is not very clear. You don't know what is the role of God. मतलब what are you, right? जैसे हमारे घर में बाल कृष्ण होते हैं ना, लड्डू गोपाल होते हैं. हाँ. तो हमको तो बचपन से सिखाया जाता है कि गॉड इज ऑल्सो अ किड. यू नॉट सपोज टू आस्क एनीथिंग, यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ गॉड. Then we are not God fearing, we are God loving. Okay. Right? Then I'll give you an example. जैसे ये भगवत गीता वगैरह में भी है कि भाई, lot of time people pray to God and ask for something. Yes. But we have been taught that God does not do anything. If you do something with your heart and passion, God only says tathastu. Okay. He is with you in everything you do. It's a question of your, intent and this thing. So yeah, there are a few things that one learns and then one actually believes in. So yeah, these are some early learnings actually. And obviously working hard or working hard has always been part of the ethos. अभी सबका हार्ड वर्क का डेफिनेशन अलग होता है, बट या दैट इज व्हाट इट इज. ओके, दैट्स ग्रेट. एंड आशीष जी, जैसे अभी हम लोग इस पे बात कर रहे हैं, आई जस्ट वांट टू टच अपॉन लेगेसी. कि सपोज लाइक 20-30 years 50 years डाउन द लाइन, जो भी आपके पॉडकास्ट है, जो भी आपका कंटेंट ऑनलाइन है, लाइक हाउ डू वुड यू वांट टू बी रिमेंबर्ड? आई नो मैनी पीपल थिंक कि ये काफ़ी वेग है यार. आई डोंट, बिकॉज पीपल से कि कोई याद ही नहीं रखेगा. बट आई जस्ट वांट टू नो कि व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट, कि 50 साल बाद, 70 years डाउन द लाइन, हाउ डू यू वांट टू बी रिमेंबर्ड? कि like not as a CEO, but what have you like basically changed for the investing community, for people around you? Like how would you want to be remembered? No, I see. As long as if I'm remembered as a honest and genuine person, that is more than enough, right? Because if you really ask me, मेरा ऐसा perception है इसमें. मेरे I'm very conscious of the fact that हर चीज़ का 2-3-4 पहलू होता है. जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि भाई, जैसे ट्रूथ होता है, ट्रूथ के लिए भी लोग बोलते हैं ना, वन इज योर ट्रूथ, वन इज माई ट्रूथ एंड वन इज एक्चुअली द ट्रूथ, राइट? सो आई नो फॉर अ फैक्ट दैट हर चीज़ का ऐसा कोई डेफिनेटिव पुट अक्रॉस करना मुश्किल होता है. बट इफ आई एम जस्ट नोन टू बी जेन्युइन एंड ऑनेस्ट, दैट इज इनफ. करेक्ट? ऐसा कोई मतलब ये नहीं है कि लेगेसी एंड ऑल. मतलब आई थिंक एज टाइम गोज पीपल विल फॉरगेट पीपल फास्टर, राइट? And I don't know, yaar. I mean, 50-70 years later, how the world will be, I actually don't know. So I believe in living in the moment. मतलब आज मुझे जो लगता है, जो सही है, जो मुझे करना चाहिए, that I try to do to the best of my ability. I've never really thought about this, about legacy and about 40-50 years. और ऐसा कुछ great अपन ने किया भी नहीं है, so I don't know. I don't agree with that. So, we are all doing, we are in the right place, we're at the right time, we have some opportunity, so we do what we, I see, genuinely I feel that I am in the moment and I do what I feel I have to do right now, which is, like if I'm sitting and talking to you, I'll try to concentrate on this. Yes. Right, and then do the next thing, one thing at a time. बिल्कुल. एंड जैसे आपने कहा ना, लाइक आपने लाइक पिछले कॉन्वर्जेशन में अगर मैं जाऊँ, जैसे आपने कहा कि लाइक योर सिस्टर हैड टू लाइक स्टार्ट working Yes, at a of very course. early age, and sometimes we feel कि यार ये success हमारी है, but it's not only our success. Of course It not. is because of the people around us, that they done some sacrifices which has eventually led you here. So like just like was Raksha Bandhan just अभी था, so Yes, I just want to ask that one final question on, like because you said mother का तो role था, sister was also kind of a second mother too. Of course. So what influence she had on your life? So she has been a person who motivates you or inspires, or who kind of, tells you that, okay, go ahead, who backs you early, early in life, somebody was backed you. So I would say biggest backer, definitely. And, you also, apart from my family, you also made an important point, that हमको लगता है कि सब सक्सेस ऐसा सब, वो एक्चुअली इन रियलिटी ऑल्सो बियॉन्ड योर फैमिली एंड बियॉन्ड योर इमीडिएट फैमिली, that should be kept in mind about society at large also. I'll tell you the reason why. जैसे अभी हम लोग कितने सहजता से हम लोग
इकोनॉमी का बात कर रहे हैं, शेयर मार्केट का बात कर रहे हैं, इंडिया का बात कर रहे हैं, तो भाई इंडिया इज़ नॉट मेड अप ऑफ यू एंड मी एंड माई फंड्स, नो. यस. इंडिया इज़ मेड अप ऑफ जो मार्केट का हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ सोसाइटी एट लार्ज. So, it's very important to keep in mind that very important point you made, that you are not what you are because you are some great thing. You are product of the ecosystem, Yes. right? You were in a particular place and the ecosystem was available to you and you are a product of that. So we should always be, grateful. Yes. One should be grateful. Like, मैंने अभी विल स्मिथ जो है ना, उनका ही बायोग्राफी पढ़ा था वो थैंकफुली मैंने पूरा पढ़ा था पेज टू पेज. So in that book he had said that if you are grateful you can never be unhappy. Yes. So that is very important. Amazing, आशीष जी. Just one final question. तो अभी हमारे यहाँ पे AI हो रहा है, सब कुछ, everything is going right. So as a CEO in the asset management business, what do you think? क्या आप steps ले रहे हैं to incorporate this in the business? So I would say there are clearly maybe two parts to this, right? Like one is the investing part. Yeah. See, investing में तो क्या है कि it is more about your style of investing or your beliefs. So obviously we are bottom up fundamental driven. So for us, any AI is obviously going to be more utilized for productivity and efficiency, right? Like you will appreciate already people are doing these things, right? Like scanning research, scanning annual reports, scanning con calls, and so many things, right? Yes. So one part of the business, the human decision making will be the decision making, but wherever you can use it for productivity and efficiency, that it would. But when you say the non-investment part of the business, then it would be used not just for productivity, it would also be used for decision making, obviously. But what I realize is that when a lot of organizations are talking about AI, मैं बहुत सारे यंग लोग को देखता हूँ जो चैट जीपीटी, ग्रोक और सेम दी ऑफिस कॉन्टेक्स्ट कोपायलट यूज़ करके दे थिंक कि AI से दुनिया बदल जाएगा. See, those are large language models and they are working on public sources on the World Wide Web, right? Yes. But when it applies to businesses, one thing which I am very mindful about in my company at least is there the data in place. See, इतने साल से CRM का बात चल रहा है. जब AI इम्प्लीमेंट करने का मौका आएगा ना, तब लोगों को समझ में आएगा कि हमारा CRM और उसका इंटीग्रेशन विद ऑल टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, Yes. is it there or not there, right? So I think first, so I've been working on this now for 2 to 3 years, which is to ensure that our data is in top shape. Whatever data comes from multiple sources and whatever data our people, actually sales people, service people, whatever data they have to capture. Because जो automated sources से data आएगा ना, वो तो आ जाएगा, लेकिन जो हमको capture करना है ना पूरे discipline और पूरी genuineness के साथ, वो हमको सही capture करना है. Because unless and until you don't have appropriate data, you cannot have a model sitting on top of that. So if I want to ask my system that in the last 1 year, if we have got this much inflow, why is it that the contribution of a particular fund into our inflow has gone down, and why is the contribution of another fund gone up? In the old world, you would be doing analytics. Yes. But in today's world, if you have all the data appropriately stacked, then you can just write in plain English that what are the factors contributing to this, right? And then you can make the appropriate decisions. So my most important, message or my most important concern is the quality of data. And you might find कि भाई ये क्या बोल रहा है, but let me tell you, most organizations don't have data. बोलते हैं in God we trust, others must bring data. हाँ, लेकिन क्या है, मेरा ऐसा फियर है कि बहुत लोग AI के बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं, वो पब्लिक मॉडल्स ऑफ AI देख के बोल रहे हैं, चैट जीपीटी या ग्रोक को देख के बोल रहे हैं, बट एज इट अप्लाइज टू योर ओन कंपनी और योर ओन बिजनेस, माई सस्पिशन इज पीपल हैव नॉट टेकन केयर ऑफ द डेटा. तो अल्टीमेटली तो कोई भी मॉडल में तो गार्बेज इन गार्बेज होता है. यस, ग्रेट पर्सपेक्टिव. आशीष जी, ऑन अ फाइनल नोट, जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, एज अ इन्वेस्टर हुज लाइक हैज़ 20-30 years for him in the Indian growth story, what is one message you would like to give them, like investing, anything about entrepreneurship, whatever you want to say? ये जो आपने जब थीमेटिक्स की बात हो रही थी ना, आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई पर्सनली फील टू कीप इन माइंड कि भाई आइडिया तो बहुत है, मीन्स आप सीट बेल्ट पहन के बैठो, पार्टिसिपेट करो, it is more important to participate, it is more important to stay in the game and don't do anything whereby you will get thrown out of the game, because जो होने वाला है वो तो पक्का होएगा, आप मैदान में रहोगे कि नहीं, that is the whole point. Agree. That's the thing.
थैंक यू आशीष जी, आपने टाइम दिया Thank you. एंड आई लव द पर्सपेक्टिव, लाइक दैट्स वाई मैंने कॉन्वर्जेशन को भी लाइक मोर देन स्टॉक स्पेसिफिक आई वाज अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट, बिकॉज ये सब चीज़ें के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है, एंड आई वांटेड टू हियर योर टेक, एंड जिस तरीके से लाइक यू मेंशन अबाउट बीइंग ग्रेटफुल, एंड आई थिंक आपके कॉन्वर्जेशन में आई कुड सेंस दैट कि लाइक यू आर ग्रेटफुल ऑफ वट एवर पोजिशन यू आर करंटली, Thank you. एंड आई एम ग्रेटफुल कि आपने मुझे आज टाइम दिया, सो थैंक यू.